हर बाइकर का एक सपना होता है एक दिन बाइक स्टार्ट करे और हिमालय की तरफ निकल जाए उस एंडलेस रोड पर। ये सपना बचपन में हर एक राइडर देखता है। जब भी वो किसी बाइक को देखता है या जब भी कोई बाइक खरीदता है तो वो एक सपना जरूर देखता है कि उसको हिमालय पे राइड करना है, उस एंडलेस रोड पर राइड करना है जहां माउंटेन्स हो, साइलेंस हो और फ्रीडम हो। लेकिन लद्दाख राइड सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह है एक चैलेंज। 15,000 फीट के एल्टीट्यूड, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पर बाइक राइड करने का। हर साल हजारों राइडर लद्दाख ट्रिप का प्लान बनाते हैं और उसका ड्रीम लेकर निकलते हैं, लेकिन सच ये है उनमें से बहुत से लोग वापस लौट आते हैं बिना पेंगोंग देखे, बिना नुब्रा गए। क्यों? रीजन सिर्फ एक, गलत प्लानिंग। अगर आप लद्दाख बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आपकी राइड सिर्फ ड्रीम ना रहे, रियलिटी बन जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ माही। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। लद्दाख राइड आपकी तरह मेरा भी एक सपना है, लेकिन लद्दाख के बारे में या फिर लद्दाख ट्रिप प्लान कैसे करना है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। अगर आपको भी मेरी तरह बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लद्दाख है क्या और भारत में लद्दाख कहाँ पर स्थित है, वहाँ पहुँचना कैसे है, वहाँ की रूट प्लानिंग क्या रहेगी, वहाँ जाने का सबसे बेस्ट सीजन क्या रहेगा, वहाँ खाने पीने की क्या क्या सुविधा मिल जाएगी, अगर आप कार या बाइक लेकर जा रहे हो तो वहाँ पहाड़ों में पेट्रोल कहाँ कहाँ मिल जाएगा, वहाँ परमिट चाहिए या नहीं चाहिए और कितना बजट लगेगा। इन सारे सवालों के अलावा भी आपके दिमाग में ऐसे बहुत से सवाल आ रहे हैं तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। इस वीडियो में हम पूछेंगे इन सारे सवालों के अलावा भी ऐसे बहुत से ऐसे सवाल जो फर्स्ट बार लद्दाख राइडर के मन में आ रहे होंगे, और लेंगे जवाब एक्सपीरियंस राइडर से जो 2 बार लद्दाख राइड कर चुके हैं। ये यकीन मानिए कि हर राइडर इसी स्टेज से ही स्टार्ट करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन। पिछले 6 सालों में मैं मल्टीपल टाइम्स लद्दाख की राइड कर चुका हूं। मुझे अराउंड 10,000 प्लस किलोमीटर का लद्दाख राइड का एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं लद्दाख से जुड़े हर एक सवाल का जवाब दूंगा और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। हम दोनों मिलके इस वीडियो में आपके लद्दाख से जुड़े हुए हर एक डाउट को क्लियर कर देंगे। तो शुरू करें अपना वीडियो। जरूर। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में लेह और लद्दाख है क्या? अगर लेह लद्दाख की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर रीजन का एक पार्ट हुआ करता था। पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका एक पार्ट हुआ करता था, पर जब से धारा 370 हटी है तो जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को पूरा एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। लद्दाख में अगर लेह की बात करें तो लद्दाख की जो कैपिटल सिटी है, जो उस लद्दाख के एरिया में जो सबसे मेन सिटी है वो है लेह। तो अगर हम लेह लद्दाख ट्रिप का प्लान करते हैं तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि हमें लेह पहुंचना है। जैसे राजस्थान एक पूरा रीजन है, उसमें जयपुर उसकी कैपिटल सिटी है, वैसे ही लद्दाख एक पूरा रीजन है, बट वहां पे अभी यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ उसको, और लेह उसकी कैपिटल सिटी है। ओके, तो अगर ज्योग्राफी वाइज देखा जाए तो आखिर में इंडिया में लद्दाख है कहाँ? अगर ज्योग्राफी वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया के सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर दिशा में ये लेह लद्दाख बसा हुआ है। हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख पूरा बसा हुआ है। ये हिमालय और जो काराकोरम रेंज है उसके बीच में बसा हुआ एक रीजन है। लद्दाख में अगर देखा जाए तो एक साइड से इसका बॉर्डर चाइना से लगता है, एक साइड से थोड़ा बहुत बॉर्डर इसका पाकिस्तान से भी लगता है। चाइना में जो पेंगोंग साइड वाला एरिया है वो चाइना से लगता है, और पाकिस्तान का जो एरिया अगर तुर्तुक और हम उधर जाते हैं नुब्रा वैली तो वहां से पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आखिर में लेह क्या है और लद्दाख क्या है। लोगों के साथ यही होता है, लोगों को एक्चुअल में नहीं पता है कि लेह क्या है, लद्दाख क्या है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, फर्स्ट टाइम जब मैं लद्दाख गया था तो मुझे भी नहीं पता था कि लेह आखिर क्या है, लद्दाख आखिर क्या है। जब वहां गए, वहां घूमे, तब पता चला कि अच्छा लेह ये है और लद्दाख ये है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि लद्दाख इंडिया की हिमालय रेंज की गोद में बसा हुआ है, तो एक तरह से पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पहुँचना कैसे है? मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ जाने के लिए बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन, ऐसे ऐसे क्या ऑप्शन मिल जाएंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबके दिमाग में ये आता है कि लद्दाख मतलब पूरा माउंटेन रेंज है, तो वहाँ आखिर पहुंचा कैसे जाए। तो वहां पहुंचने की अगर बात करें, सबसे पहले बाय रोड ही हम बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख जाने का ट्रिप का मतलब ये है कि लोग बाय रोड जाते हैं, बाइक से जाते हैं। तो बाय रोड अगर बात करें तो लद्दाख जाने के
दो रास्ते हैं, एक तो आप श्रीनगर की साइड से चले जाओ, दूसरा आप मनाली साइड से चले जाओ। बाय रोड में ही हम अगर जाना चाहें तो हम अपनी खुद की गाड़ी लेके जा सकते हैं, चाहे कार होगी चाहे बाइक हो गई, ये हम खुद की लेके जा सकते हैं। बाय रोड अगर आप बस से जाने की बात करें तो दिल्ली से लेह के लिए एक बस चलती है जो मनाली वाले रास्ते से होके जाती है, वो जो ये गर्मी का जो सीजन टाइम आएगा अभी उसमें स्टार्ट होगी। दूसरा अगर हम बात करें जैसे ट्रेन की, अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट लेह के लिए कोई ट्रेन नहीं है। सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन अगर देखा जाए कोई है तो वो आपका पड़ेगा जम्मू। जम्मू के लिए आपको मेजर सिटी से आपको ट्रेन मिल जाती है, तो आप जम्मू तक ट्रेन में आ सकते हैं, वहां से आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। फ्लाइट की अगर बात करें तो लेह में एक एयरपोर्ट बना हुआ है, तो मेजर सिटीज इंडिया की जो भी है वहां से लेह के लिए आपको फ्लाइट मिल जाती है, तो आप डायरेक्ट लेह में भी लैंड कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपके हिसाब से इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर मेरा बेस्ट बताऊं तो मैं एक राइडर हूं, बाइक राइडर हूं, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रूट है वो आपका बाय रोड ही रहने वाला है, क्योंकि बाय रोड जो जर्नी है लद्दाख की वो बाय रोड ही आपको अच्छी लगेगी। बाकी आप फ्लाइट से सीधा लेह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी आप बाइक से घूम सकते हैं, बट आप जो रियल में जो जर्नी एंजॉय करेंगे ना, लद्दाख वहां पहुंचने के बाद एंजॉय करने जैसी जगह नहीं है। लद्दाख में वो जर्नी का ही मजा है, जो मजा है वो पूरी जर्नी का ही आता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अगर आप कर सकते हैं, सब कर भी तो नहीं पाएंगे ना, ये नहीं है कि सब लोग बाइक से चले भी जाएं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आप कर सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आपको बाइक से जाना चाहिए। तो फिर अगला क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो बाइक से लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं। तो मैं जब लद्दाख ट्रिप के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने उसमें ये देखा कि बाय रोड लद्दाख जाने के 2 मेजर रूट्स है। तो आपके हिसाब से उन दोनों में से कौन सा रूट सही रहेगा? इसके साथ अगर आप इसका रीजन भी बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बाय रोड अब जा रहे हो, बाय रोड अगर आप प्लान कर रहे हो कि हमें लद्दाख बाय रोड जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बाय रोड मैं आपको पहले दोनों रास्ते बता देता हूँ। 2 रास्ते हैं बाय रोड लेह पहुंचने के। एक तो आपका ये हो गया कि आप जम्मू से श्रीनगर गए, श्रीनगर से कारगिल गए और कारगिल से लामायरू होते हुए आप लेह चले गए। दूसरा रास्ता जो आपका वो ये रहेगा कि आप मनाली चले गए, दिल्ली से मनाली चले गए, फिर मनाली से सरचू, पांग, फिर आप लेह चले गए। अब अगर इन दोनों रास्तों में से जो सबसे बेस्ट रास्ता जो मैं अगर बात करूं तो वो आपका रहेगा कि आप श्रीनगर की साइड से जाओ, क्योंकि श्रीनगर की साइड से जाने में जो पहाड़ों का जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे गेन होता है। तो उससे क्या है कि अपनी बॉडी उस क्लाइमेट को एक्लाइमेटाइज करने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाएंगे उस एल्टीट्यूड के साथ जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होता जाता है। तो उससे क्या है कि बॉडी को AMS हिट कर जाता है, बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जो टॉलरेबल नहीं होते हैं कई बार भी। तो श्रीनगर की साइड से आपको फायदा यही है कि वो जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे गेन होता है, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से धीरे धीरे एक्लाइमेटाइज कर जाएगी। क्योंकि हम प्लेन एरिया से जा रहे हैं तो हमें 100% ऑक्सीजन की वो आदत होती है, बट वहां पे इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन बहुत लो रहती है, तो हमारी बॉडी एडजस्ट कर नहीं पाती है। तो श्रीनगर की साइड से धीरे धीरे हम गेन करेंगे एल्टीट्यूड, तो बॉडी एक्लाइमेटाइज कर लेगी। और यही दिक्कत मनाली की साइड से आती है। मनाली की साइड में ये है कि आप एकदम से एल्टीट्यूड गेन हो जाता है, एकदम से मनाली से थोड़ा सा आगे आपको बारालाचला पास मिल जाता है, वो 15,000 फीट से ज्यादा की लगभग हाइट पे है। तो आपकी बॉडी उस चेंजेस को एकदम से एक्लाइमेटाइज नहीं कर पाएगी और आपको AMS होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप श्रीनगर की साइड से जाइए और आते टाइम वापस मनाली वाली साइड से आइए, तो आपका एक सर्किट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको AMS हिट करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, ये AMS शब्द मैंने भी सुना है, ये क्या होता है इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। AMS का मतलब होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट मतलब अचानक से होने वाली माउंटेन में जो सिकनेस होती है उसको AMS बोलते हैं। ये मेजरली अपने इस वजह से होती है क्योंकि अपने को जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलती है, तो बॉडी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है और हमें कुछ कुछ सिम्टम आने लगते हैं, जैसे कई बार जी घबराना हो गया, बहुत सीवियर हेडेक हो गया, चक्कर आना हो गया, कई बार तो हम बेहोश तक हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। जब हम पिछली बार लद्दाख गए थे तो उसमें हमारे साथ एक साथी राइडर को ऐसा हो चुका था, तो वो है AMS। जब हम धीरे धीरे अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं एल्टीट्यूड को तो बॉडी उस हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे एक्लाइमेटाइज कर लेती है। बट जैसे एकदम से अगर हम एल्टीट्यूड पे गए और बॉडी को थोड़ा सा भी एक्सर्शन हुआ तो बॉडी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, बॉडी को ऑक्सीजन उस हिसाब से मिलती नहीं है और उसमें अपनी बॉडी में कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। और उनमें सिम्टम यही हो गया जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसी को हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर में AMS होता क्या है। मोस्टली लोगों को नहीं पता है AMS के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पे जाके मस्तियां करने लग जाते हैं, उनको एक्चुअल में नहीं पता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो भी अपने व्यूवर्स हैं उनको कि आप ये मत सोचिए कि आप किस एज ग्रुप के हैं, आपकी बॉडी अच्छी है या आप जिम जाते हैं या
बुढ़े हैं, जवान है, उसका कोई लेना देना नहीं है एएमएस से। एएमएस किसी को भी कभी भी इंस्टेंटली हिट कर जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम डे वाइज आइटिनरी कि डे 1 से लगा करके ट्रिप एंड होने तक हमें किस किस दिन कहाँ कहाँ पहुँचना है और नाइट स्टे कहाँ कहाँ करना है। हम अगर डे वाइज आइटिनरी की बात करें तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? मेरे हिसाब से हमें दिल्ली से शुरू करना बेस्ट रहेगा। आप बताइए कि हमें कहाँ से शुरू करना है? हम दिल्ली को सेंटर मानकर शुरू कर सकते हैं, तो डे 1 हमारा दिल्ली से शुरू होगा। अगर आप दिल्ली के अलावा कहीं और सिटी से आ रहे हो तो आप अपने प्लान में उस हिसाब से 1-2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर ले। डे 1 की अगर हम बात करें तो डे 1 हमारा शुरू होगा दिल्ली से। हमें डे 1 में दिल्ली से हमें पहुंचना है जम्मू। हमारा टारगेट फर्स्ट ये रहना चाहिए कि हमें जम्मू पहुंचना है। अगर मान लो हम किसी भी वजह से जम्मू नहीं पहुंच पा रहे तो एटलीस्ट हमें पठानकोट तक तो पहुंचना ही है, और जम्मू जाके हमें फर्स्ट नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो फिर दिल्ली से जम्मू कितना किलोमीटर पड़ता है और आगे की रोड कंडीशन कैसी रहेगी? दिल्ली से अगर जम्मू की हम बात करें तो अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास, 600 किलोमीटर के आसपास की ये जर्नी रहने वाली है जम्मू तक की। इसमें आपको 8 से 10 घंटे, अगर बाइक लेके जा रहे हो तो 8 से 10 घंटे आपको लग जाएंगे। और रोड कंडीशन की बात करें तो रोड बहुत अच्छा है, बिल्कुल हाईवे है, कोई कहीं आपको रोड खराब नहीं मिलेगा। बट आप आराम से जर्नी करके भी जाओगे ना तो आपको 8 से 10 घंटे में आप जम्मू पहुंच जाओगे। अब बात हम करते हैं डे 2 की। तो हम सुबह जल्दी उठ गए, अब क्या करना है और कहाँ जाना है? डे 2 में हमें पहुंचना है, हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हमें पहुंचना है जम्मू से श्रीनगर। नेक्स्ट स्टे हमें श्रीनगर में करना है। तो जम्मू से श्रीनगर हम देखें तो अराउंड 250 किलोमीटर की जर्नी ये होने वाली है। तो ये 250 किलोमीटर हमें कवर करने में वही 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि एक तो हिली एरिया शुरू हो जाएगा, वहां से पहाड़ शुरू हो जाएंगे, तो रास्ता भी उतना आपको जिगजैग वाला मिलेगा और धीरे धीरे आप जर्नी करके जाओगे, अच्छे व्यूज मिलेंगे, सब कुछ देखते हुए जाओगे तो आपको 8 से 10 घंटे आराम से लग जाएंगे और आपको श्रीनगर में जाके नाइट स्टे करनी है। तो फिर श्रीनगर कैसा एरिया है? तो लोगों के अंदर वो एक तरह का डर बना हुआ रहता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कश्मीर सेफ नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि कश्मीर कैसा है? मेरे हिसाब से मैं 2 बार श्रीनगर जा चुका हूँ। मोस्टली कश्मीर को लगभग आधा क्रॉस करके हम श्रीनगर और फिर उधर हम लद्दाख में एंटर करते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को तो कहीं ऐसा अनसेफ जैसा कहीं श्रीनगर या कश्मीर कहीं लगा नहीं। और ये कहा जा सकता है कि जिस रोड से हम जाएंगे, जो जर्नी करके हम जाएंगे, वो मेनली हाईवे है, तो जो भी ये घटनाएं होती है उस हाईवे पे या जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो भी है वहां पे नहीं होती है। अभी जो रिसेंटली हुई थी वो तो चलो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हो गई थी, बट मोस्टली ये घटनाएं जो पाकिस्तान बॉर्डर हो गया इसके आसपास जो भी गांव हैं उनमें ज्यादा होती है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो श्रीनगर बिल्कुल सेफ सिटी लगी मेरे को। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और आप ये मान लो कि आप जैसे इंडिया के दूसरे कोने में जाओगे, जितना आपको सेफ फील होगा उतने आपको कश्मीर में सेफ फील होने वाला है, श्रीनगर में आपको सेफ फील होने वाला है। फिर भी अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आपको हर जगह आर्मी मिलेगी। जैसे आप आर्मी जवानों को देखोगे आप अपने आप को सेफ फील करने लग जाओगे। और फिर देखा जाए तो वहाँ ज्यादातर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रहती है, तो फिर एक वेजिटेरियन राइडर अगर वहाँ जाएगा तो उसको खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, खाने पीने की कहीं, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, पूरे लद्दाख में आपको खाने पीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको कश्मीर में, श्रीनगर में तो आप ये सोच लो कि आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। जो खाना आप खाना चाहें, चाहे फास्ट फूड हो गया, हर तरह का आपको खाना वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चाहे वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जैनीज हो, किसी को भी खाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और फिर वहाँ रहने के क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे? क्योंकि श्रीनगर एक टूरिस्ट एरिया है तो वहाँ बहुत से टूरिस्ट आते रहते हैं, तो वहाँ रहने के लिए बजट महंगा तो नहीं पड़ेगा? नहीं, श्रीनगर अगर देखें मेरे हिसाब से श्रीनगर में हर बजट वाले लोग के लिए आपको जो स्टे के ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाते हैं। हम भी कोई ऐसे हाई बजट लेके नहीं चलते हैं, हम लिमिटेड बजट में ही अपनी जर्नी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी वहाँ अगर थोड़ा सर्च करते हैं तो हमें भी हमारे बजट के हिसाब से स्टे मिल जाता है। तो आपको जैसे होम स्टे हो गया, छोटी होटलें हो गई, या फिर आपको कोई बड़ी होटल चाहिए शानदार वाली, वो भी मिल जाएगी। अगर आपको शिकारा में नाइट स्टे करना है, जो वहाँ नावें चलती है जिसके अंदर जो स्टे के ऑप्शन बना रखे हैं, अगर आपको शिकारा में नाइट स्टे करना है तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको श्रीनगर में तो रहने की तो आप चिंता छोड़ ही दो, आपको हर तरह के आपको रहने के ऑप्शन वहाँ मिल जाएंगे। तो अब अगर कोई श्रीनगर फर्स्ट बार आ रहा है तो उसके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? उसको श्रीनगर एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो जो श्रीनगर फर्स्ट बार जा रहा है ना, उसको एक दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलना चाहिए और श्रीनगर एक्सप्लोर करना चाहिए। श्रीनगर रियल में देखने लायक जगह है, बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको वहाँ एक दिन रुकना चाहिए। आगे का पता नहीं है, फ्यूचर का किसको पता है कि जा पाए नहीं जा पाए। अगर गए हैं वहाँ तो श्रीनगर को थोड़ा तो एक्सप्लोर, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को दिन की कमी है या टाइम नहीं है तो आगे जा सकता है। कोई ऐसे जरूरी भी नहीं है आप श्रीनगर घूमो ही घूमो, बट मैं ये एडवाइस
एडवाइस करूंगा कि आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके जाओ और एक दिन आप एटलीस्ट श्रीनगर तो घूमो। कश्मीर बहुत बड़ा है, आप एक दिन में नहीं घूम पाएंगे, बट श्रीनगर तो आप एक दिन में आराम से घूम लेंगे। तो अगर हम एक दिन में श्रीनगर घूमना चाहें तो हमें कौन कौन सी जगह कवर करनी चाहिए? अगर एक दिन में अगर आपको श्रीनगर घूमना है ना, तो मैं सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगा आप डल लेक जाओ, क्योंकि श्रीनगर का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है उसका डल लेक। आप डल लेक जाओ, वहाँ शिकारा राइड करो, कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं वहाँ, वो करो। आप वहाँ का कहवा, जो वहाँ की एक जो लोकल जो पेय है वो ट्राई करो। फिर वहाँ डल लेक के जस्ट ऊपर ही एक शंकराचार्य मंदिर है, जहाँ से श्रीनगर का पूरा आपको 360 व्यू मिलता है, पूरा जो बर्ड आई व्यू जिसको बोल सकते हैं वो मिलता है। आप शंकराचार्य टेम्पल जाओ। फिर मैं आपको ये कहूंगा कि आप मुगल गार्डन जाओ, 2-3 गार्डन है वहाँ, एक गार्डन किसी एक गार्डन में चले जाओ, मुगल गार्डन जाओ। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि शाम को आपको जाना चाहिए हजरत बल की जो वहाँ दरगाह है। जो हजरत बल की जो दरगाह है वो बेस्ट है वहाँ इवनिंग स्पेंड करने के लिए। हम भी जब फर्स्ट बार गए थे तो तब हमें इतना अच्छा मजा आया ना। शाम को वहाँ वो डल लेक के किनारे बैठ जाओ, वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी आपको, बहुत से लोग मिलेंगे वहाँ, एक साइड में छोटा सा मार्केट लगता है, आप वो देख सकते हो। इस तरह से आपका एक दिन आप श्रीनगर में जरूर स्टे करो। जो नाइट में आपको ये करना है कि नाइट में लगभग 10 बजे से पहले ही आपको जो लाल चौक है, ये लाल चौक वही है जहां नरेंद्र मोदी ने वो कसम खाई थी कि मैं झंडा लहराऊंगा और आतंकवादियों ने धमकी दी थी, वही लाल चौक है। वहां जाओ आप, वहां आपको इतना मजा आएगा ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आप कश्मीर में घूम रहे हो। आपको इतना सेफ फील होगा, आपको इतना अच्छा लगेगा वहां लाल चौक पे। लाल चौक पूरा बदल गया है अब। तो अब हम बात करते हैं डे 4 की। डे 4 के दिन हमें क्या करना है? डे 4 में आपको जल्दी उठना है। पहाड़ों का एक मेन रूल आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर कहीं माउंटेन्स में कहीं राइड पे जा रहे हो ना, तो सुबह जल्दी स्टार्ट करो और शाम होते होते आप रुक जाओ। जहां भी शाम होते होते पहुंचते हो वहां आपको स्टे कर लेना है। नाइट में राइड बिल्कुल नहीं करना है, पहाड़ों के साथ बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना है। डे 4 में हमें सुबह जल्दी निकलना है और हमारा टारगेट रहेगा हमें कारगिल पहुंचना है, जो अराउंड 230 या 220 किलोमीटर कुछ पड़ने वाला है। मैंने कुछ वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें कुछ राइडर जो हैं सीधा श्रीनगर से लेह पहुंच जाते हैं, तो क्या ये हमें ट्राई करना चाहिए? नहीं, हमें एक दिन में श्रीनगर से लेह के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अराउंड 400-500 किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा ये। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपको एक दिन में ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको रेस नहीं जीतनी है। अगर आप आ ही रहे हो तो ज्यादा दिन लेके आओ ताकि आप आराम से घूम सको। तो आपको एक दिन में बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको कारगिल पहुंचना है और कारगिल जाके आपको नाइट स्टे करना है। तो फिर श्रीनगर से कारगिल के बीच में ऐसी कौन कौन सी अच्छी जगह मिल जाएगी जो हम देखेंगे? श्रीनगर से कारगिल के बीच में आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी। सबसे पहले तो आएगा आपका सोनमर्ग, जो 70-80 किलोमीटर कुछ पड़ेगा श्रीनगर से। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप सिर्फ कश्मीर घूमने आ रहे हो ना, तो आप सोनमर्ग को स्किप नहीं कर सकते, आपको सोनमर्ग तो घूमना ही है। सोनमर्ग अपने आप में बहुत अच्छी जगह है। सोनमर्ग से आगे आप जोजिला पास क्रॉस करोगे, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत जगह है। पहले ये दुनिया का सबसे डेंजरस रोड हुआ करता था। उसके बाद आप पहुंचोगे जीरो पॉइंट, जो एक अलग से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां तक लोग जाते हैं और बर्फ में मस्ती करते हैं। वहां आप ये स्नो स्पोर्ट्स जो भी है वो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप जाओगे द्रास, जो दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। द्रास क्रॉस करोगे, फिर आप कारगिल पहुंच जाओगे। कारगिल अपने आप में बहुत अच्छी जगह है। आप चाहो तो कारगिल एक दिन रुक भी सकते हो। और वहीं कारगिल में आपको जो वॉर मेमोरियल है, जो कारगिल वॉर पे बना हुआ है, वो भी देखने को मिल जाएगा। आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, अभी आपने बताया जोजिला पास, तो आखिर ये पास है क्या? पास का मतलब ये होता है कि माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ से होके रोड क्रॉस करेगी उस माउंटेन को, वो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो पास कहलाता है। तो लद्दाख में ऐसे बहुत सारे पास मिल जाएंगे। जोजिला पास हो गया, बारालाचला, चांगला, खारदुंगला, ऐसे बहुत से पास है लद्दाख में जो आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं डे 5 की। तो इस दिन हमें क्या करना है? डे 5 में हमारा टारगेट रहेगा हमें कारगिल से पहुंचना है लेह, जो अराउंड 230 किलोमीटर ऐसे कुछ पड़ेगा। वो ये आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इस रोड पे हमें पूरा दिन में आपको 7 से 8 घंटे तो ड्राइव करना ही है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जगह आएंगी। आप बीच बीच में रुकोगे, देखोगे, तो आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे लेह पहुंचते पहुंचते। तो आपको लेह में जाके नाइट स्टे करना है सीधा। कारगिल से जो लेह तक का जो रास्ता है, उस रास्ते में हमें कौन कौन सी ऐसी अच्छी अच्छी जगह है जो हमें देखने को मिल जाएगी? कारगिल से लेह के बीच में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह आएंगी, जैसे लामायुरू हो गया, जो मून लैंड कहलाता है, क्योंकि उसकी जो जमीन है वो पूरे मून के जो लैंड है उसके जैसी लगती है, उसके जैसी फील होती है। लामायुरू में एक मोनेस्ट्री है, आप वो घूम सकते हो।
फिर निम्मू का जो संगम पॉइंट आएगा आप वो घूम सकते हो, जहाँ पे जंस्कार और इंडस रिवर का संगम होता है वो है। पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा घूम सकते हो जो आर्मी चलाती है। फिर आपको मैग्नेटिक हिल मिल जाएगा, जहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि गाड़ी अपने आप बंद कर दो तो भी अपने आप पहाड़ चढ़ने लग जाती है, वो हो गया। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो आप घूमते हुए लेह पहुंच जाओगे। तो अब फाइनली हम लेह पहुंच गए, तो लेह पहुंच के हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? लेह पहुंचते ही आपका सबसे जो फर्स्ट टारगेट है वो मैं ये कहूंगा कि आपको रहने का जुगाड़ करना है, क्योंकि आप सीजन में जाओगे ना तो वहाँ बहुत सारी भीड़ मिलती है आपको, तो रहने का जो ढूंढना है वो थोड़ा मुश्किल होता है। मिल तो जाएगा बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको रहने का जुगाड़ करना है। जैसे लेह पहुंचे आप अपने बजट के हिसाब से जो रहने का जुगाड़ है वो करने में जुट जाइए। तो फिर वहाँ रहने के ऑप्शन क्या क्या मिल जाएंगे? वहाँ रहने के आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको छोटी होटलें मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी होटलें भी हैं वो भी मिल जाएगी। आपको हर बजट का वहाँ पे रहने के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं डे 6 की। डे 6 के लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? डे 6 में मैं ये कहूँगा कि ये रेस्ट डे होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी, आप लेह पहुंचे हैं, लेह एक अच्छे खासे एल्टीट्यूड पे है, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से एक्लाइमेटाइज नहीं है। तो उस दिन आपको, छठे दिन आपको ये करना है कि थोड़े दिन, आधा दिन तो आपको रेस्ट करना है आराम से, और उसके बाद आपको लेह के आसपास या लेह के अंदर जो भी छोटी मोटी जगह हैं वो आप एक्सप्लोर कीजिए। जैसे शांति स्तूपा हो गया, फिर या लेह फोर्ट हो गया, फिर ये कि वॉर मेमोरियल है वो घूम सकते हो आप, एक दो मोनेस्ट्रीज हैं छोटी मोटी वो घूम सकते हो, एक दो व्यू पॉइंट्स है जहाँ से आपको लेह का अच्छा खासा नज़ारा मिलेगा, वो जगह आप देख सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि आप छठे दिन रेस्ट कीजिए और आसपास की छोटी मोटी जगह घूमिए बस। और शाम को आप चाहो तो आप लेह मार्केट भी जा सकते हो, जैसे पहाड़ों में जिसको मॉल रोड बोलते हैं, वो लेह मार्केट आप शाम को घूम सकते हो। अच्छा, तो फिर एक रेस्ट डे लेना जरूरी है क्या? अगर कोई ये चाहे कि वो लेह में बिना रुके ही आगे की जर्नी कंटिन्यू करता रहे, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप पहाड़ों में पहुंच गए हो, अब वहाँ पहाड़ों का राज है, आप पहाड़ों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे तो आपको वही ये परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का तो वहाँ पे ये रूल है कि आप जैसे परमिट निकालते हो तो 2 दिन आपको लेह में रेस्ट करना है, बट फिर भी मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि 1 दिन तो आपको रुकना ही है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक्लाइमेटाइज हो जाएगी और जो AMS है आपको हिट नहीं कर पाएगा और आप आराम से अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो अगर एक बार AMS हिट हो गया तो आपकी पूरी जर्नी खराब हो जाएगी। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपको 1 दिन रेस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं हम डे 7। तो मेरे हिसाब से डे 7 में तो एडवेंचर शुरू हो जाएगा। हाँ, इस दिन आप मान सकते हो कि यहाँ से आपकी एडवेंचरस जर्नी शुरू होने वाली है। तो आप मुझे अब ये बताइए कि डे 7 की आइटिनरी क्या रहेगी? डे 7 को हमारा टारगेट रहेगा, हमें पहुंचना है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में या तो आप डिस्किट जाना चाहते तो डिस्किट पहुंच जाएं, या फिर हुंडर विलेज है हुंडर विलेज पहुंच जाएं, या फिर आप अगर तुरतुक तक जाना चाहते हैं तो आप तुरतुक पहुंच जाएं। तो डे 7 में हम क्या करेंगे, लेह से निकलेंगे और खारदुंगला पास आएगा बीच में, खारदुंगला पास क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे नुब्रा वैली। अच्छा, खारदुंगला वही पास है क्या जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पास है मोटरसाइकिल राइड करने के लिए? हाँ, आप मान सकते हो। पहले खारदुंगला वर्ल्ड का हाईएस्ट पास हुआ करता था, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करता था, बट जो हमारा BRO है, जो ब्रो है, उन्होंने इतनी अच्छी रोडें बना दी है ना, अब जो हाईएस्ट पास है वो उमलिंगला है, जो आपको हानले में पड़ेगा। खारदुंगला एक टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पास हुआ करता था, अब ये खिताब उमलिंगला के पास है। तो आप अब मुझे ये बताइए कि लेह से नुब्रा वैली के बीच में ऐसी कौन कौन सी अच्छी जगह हमें देखने को मिल जाएगी? लेह से नुब्रा वैली के बीच की बात करें तो एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया, खारदुंगला पास मिलेगा आपको, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पास है। उसके बाद जैसे आप खारदुंगला क्रॉस करोगे, आप नुब्रा वैली में एंटर करने लग जाओगे। वहां जैसे आप डिस्किट पहुंचोगे, सबसे पहले तो डिस्किट में एक मोनेस्ट्री है, वो बहुत फेमस है, जहाँ पे एक जायंट बुद्धा की स्टेचू है, वो आप देखोगे। उसके बाद जैसे आप हुंडर विलेज जाओगे तो वहां पे आपको जो सैंड ड्यून्स हैं, जैसे अपने जैसलमेर में यहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, वैसे ही वहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको। वहाँ पे भी आप कैमल राइड कर सकते हो, बट वहाँ पे ये है कि डबल हम्प वाले कैमल मिलेंगे आपको। जो ऊंट के ऊपर जो हम्प होता है वो डबल हम्प वाले कैमल मिलते हैं, जो अरब कंट्रीज में मिलते हैं, वो वहाँ आपको हुंडर विलेज में मिलेंगे। आप कैमल राइड कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो आप तुरतुक विलेज जा सकते हो, जो बॉर्डर का सबसे अपना लास्ट विलेज रहने वाला है लद्दाख की साइड से। क्या तुर्तुक विलेज वही है जो कभी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था? हाँ, सही पहचाना आपने। तुरतुक विलेज वही है जो शायद 1971 या 1999 की कोई सी तो वॉर थी, जब इंडिया ने उसको एक्वायर कर लिया था। वो रातों रात पाकिस्तान से टूट के इंडिया में मिला लिया गया था। तो आप अब मुझे ये बताइए कि हम पेंगोंग लेक किस दिन पहुंचेंगे? हम डे 7 में पेंगोंग लेक के लिए निकलेंगे। हम डे 6 में नुब्रा वैली में स्टे करेंगे। डे 6 को नाइट भी हम नुब्रा में जो स्पेंड करेंगे,
डे 7 के लिए हम निकलेंगे पेंगोंग लेक के लिए। जो नुब्रा से पेंगोंग का रास्ता है वो अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास कुछ पड़ेगा, तो हमें सुबह जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो रास्ता ऐसा है जो हमें लगभग पेंगोंग पहुंचते पहुंचते 12 घंटे लग जाएंगे। मैंने सुना है कि नुब्रा वैली से जो पेंगोंग का रास्ता है वो सबसे एडवेंचरस है इस लद्दाख सर्किट का। हाँ, ये सही बात है। जो नुब्रा वैली से जो पेंगोंग के बीच का रास्ता है वो अभी ये मान लो कि लद्दाख सर्किट में सबसे एडवेंचरस रास्ता वही बचा है। वही ऐसा रास्ता बचा है जो मोस्टली ऑफ रोडिंग बचा हुआ है, बाकी सारे रोड बहुत अच्छे बन गए हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो आपको नुब्रा से पेंगोंग पहुंचने का जो टाइम है वो अराउंड 12 घंटे लग जाएंगे। वो इसीलिए है कि उसमें आपको कंप्लीट ऑफ रोडिंग मिलेगी, आपको मतलब ये मान लो कि आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलेगी, आपको बहुत बेकार रास्ता मिलेगा, बट सबसे इस लद्दाख सर्किट का सबसे एडवेंचरस रास्ता मिलने वाला है वो। तो अब आप मुझे पेंगोंग लेक के बारे में बताइए, क्यों ऐसा कहते हैं कि लद्दाख ट्रिप में पेंगोंग जाना बहुत जरूरी है? पेंगोंग आप ये मान सकते हो कि जैसे आप चार धाम यात्रा कर रहे हो, चार धाम यात्रा में ये कहते हैं ना कि भाई केदारनाथ तो जाना जरूरी ही है, वैसे ही जो लद्दाख सर्किट है उसमें पेंगोंग जाना तो जरूरी है। अगर पेंगोंग नहीं गए तो आपने लद्दाख सर्किट में कुछ नहीं देखा, आप ये समझ लीजिए। वहाँ की जो ब्यूटी है वो देख के जो आप नुब्रा से पेंगोंग का जो रास्ता है ना उसकी सारी थकान भूल जाओगे। उसका फर्स्ट व्यू जैसे आपको मिलेगा वो सारी थकान आपकी खत्म हो जाएगी। पेंगोंग लेक बहुत बड़ी लेक है, ये आधा चाइना के अंडर आती है, आधा इंडिया के अंडर आती है, और बहुत ही शानदार और होली लेक है वो। अगर मैं या कोई भी राइडर पेंगोंग लेक के आसपास नाइट स्टे का ऑप्शन ढूंढे तो वहाँ नॉर्मल बजट में कोई स्टे मिल जाएगा क्या? हाँ, आपको पेंगोंग के अगर लेक के जैसे आप इधर इस साइड से जाते हो वहीं ढूंढने लगोगे, ये कैंप्स हो गए ये ढूंढोगे तो ये बहुत महंगे मिलेंगे क्योंकि इनकी कमाई सीजन में ही होती है सिर्फ, तो उस टाइम ये बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे। उनको क्रॉस करके आप अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक मेराक विलेज जैसे कुछ नाम से विलेज है, वो विलेज मिलेगा जहाँ पे आपको आपके बजट में जो होम स्टेज हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि आपको एक नाइट तो पेंगोंग में स्टे करनी ही चाहिए क्योंकि वहाँ की जो सुबह होती है ना वो अल्टीमेट होती है। हमने ये गलती करी है, हमने कभी पेंगोंग पे नाइट स्टे किया नहीं है, बट देखो अगली बार अगर कभी जाना हुआ तो पेंगोंग पे हम जरूर नाइट स्टे करेंगे। तो अब बात करते हैं डे 8 की। तो डे 8 में हमारी आइटिनरी क्या रहेगी? डे 8 में हमें क्या करना है, हमें निकलना है पेंगोंग से और हमें पहुंचना है लेह। पेंगोंग में आप सुबह उठिए आराम से, सुबह का जो पेंगोंग का नज़ारा है वो देखिए, जो सनराइज होता है वहाँ पे वो एक्सप्लोर कीजिए आप, और उसके बाद आप वापस निकल जाइए लेह के लिए। ये अराउंड 160-170 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। रोड काफ़ी शानदार है, आप आराम से 4-5 घंटे में वापस लेह पहुंच जाओगे और आपको 8वां दिन लेह में जाके नाइट स्टे करना है वापस। अच्छा, तो 8वां दिन हमें लेह में नाइट स्टे करना पड़ेगा? हाँ, आपको मेरे हिसाब से लेह में वापस नाइट स्टे कर लेना चाहिए। अगर कोई ये चाहे कि वो सीधा पेंगोंग से मनाली जाना चाहे तो वो जा सकता है क्या? आप एक ही दिन में आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक दिन में आप पेंगोंग से मनाली पहुँच सकते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको बीच में कहीं तो नाइट स्टे करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप लेह पहुँच जाओ, वापस लेह पे नाइट स्टे कर लो, फिर नेक्स्ट डे आप लेह से मनाली के लिए निकलो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है, तो हमें डे 9 में लेह छोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, आपको डे 9 में वापस अपने घर के लिए जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। डे 9 में आपको लेह छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि डे 9 की आइटिनरी हमारी क्या रहेगी? डे 9 की अगर हम आइटिनरी की बात करें तो डे 9 में हमें लेह से निकलना है और लेह से हमें पहुंचना है सरचू। सरचू एक बीच में स्टे के लिए जगह आएगी, एक दो जगह और आती है जैसे पांग हो गया, सरचू आपको मिलेगा, एक आध जगह शायद अभी कोई और नई बनी है, तो वहाँ आपको नाइट स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि आप लेह से सरचू तक पहुँच जाओ, जो अराउंड 250 किलोमीटर की, मान लो आप 250 किलोमीटर की जर्नी रहेगी और पूरा हिली एरिया रहेगा। रोड आपको बहुत अच्छी मिलेगी नो डाउट, बट पूरा जो माउंटेन रोड है वो मिलेगा, तो आपको टाइम काफ़ी लगेगा। तो आपको लेह से जल्दी निकलना है ताकि आप सरचू रात होने से पहले आप सरचू पहुँच जाओ। तो फिर लेह से सरचू तक ऐसी कौन कौन सी अच्छी जगह है जो हमें देखने को मिलेगी? लेह से सरचू के बीच में एक आएगा मोरे प्लेन्स, जो बिल्कुल आपको खुला एरिया मिलेगा और सीधी सपाट एकदम लंबी रोड मिलने वाली है। वहाँ का जो व्यू है, वहाँ का जो माउंटेन्स के बीच में वो सीधी जाती हुई रोड, वहाँ का जो व्यू है वो अल्टीमेट व्यू आपको मिलता है। दूसरा आपको मिलेगा तंगलांगला पास मिलेगा एक, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। वहाँ पे आपको बर्फ भी मिल सकती है और उसके बीच में आपको 21 गाटा लूप्स आएंगे। वो गाटा लूप्स अद्भुत है, अगर उसका एरियल व्यू देखा जाए तो बहुत ही शानदार वहाँ का आपको व्यू देखने को मिलेगा। ओके, तो अब बात आती है डे 10 की। तो डे 10 में हमारी आइटिनरी क्या रहेगी? डे 10 की हम बात करें तो डे 10 में हमें सरचू से निकलना है और हमारा टारगेट रहेगा मनाली। हमें मनाली पहुंचना है, जो अराउंड 200 किलोमीटर, मान लो लगभग 200-220 किलोमीटर इतनी कुछ जर्नी रहेगी और आपको शाम होते होते मनाली पहुंच जाना है और मनाली में नाइट स्टे करना है। तो आपका डे 10 मनाली में रहेगा। अच्छा, तो हम डे 10 में फाइनली मनाली पहुंच जाएंगे? हाँ, आप डे
ट्रेन में फाइनली वापस मनाली आ जाएंगे। तो फिर सरचू से मनाली के बीच में कौन कौन से पास आएंगे? सरचू से मनाली के बीच में आपको सबसे अच्छा पास में बताऊं तो आपको मिलेगा बारालाचला पास। बारालाचला पास से जो माउंटेन रेंजेस का जो व्यू आता है ना, पूरे लद्दाख में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जैसे ये अटल टनल मिल जाएगी आपको, बीच में सिस्सू आएगा। सिस्सू का वाटरफॉल बहुत ज्यादा फेमस है। मैं ये कहूंगा कि आप सिस्सू का वाटरफॉल देखने के लिए भी रुको, आप अटल टनल रुक सकते हो। अटल टनल क्रॉस करोगे, उसके बाद आपको केलोंग मिल जाएगा और आप मनाली फाइनली पहुंच जाओगे। अब बात आती है डे 11। तो डे 11 की आइटिनरी मैं आपको बताऊंगी। इस दिन आपको मनाली चिल करना है। इसमें आप बंजी जंपिंग कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, जीप लाइन कर सकते हो, हॉट एयर बलून राइड, ये सारी आप ट्राई कर सकते हो। और 12वें दिन आप वापस दिल्ली के लिए निकल जाओ। अगर आइटिनरी के हिसाब से देखें तो हमें 12 दिन की जरूरत पड़ेगी लेह लद्दाख का ट्रिप पूरा करने के लिए। बट मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपको कम से कम 15 दिन लेके आने हैं, क्योंकि आप माउंटेन्स में आ रहे हो। कोई भरोसा नहीं है कब रोड बंद हो जाए, कब स्नोफॉल हो जाए, कब ये लैंडस्लाइड हो जाए तो इससे रास्ता बंद हो जाएगा। तो आप कम से कम 15 दिन लेके आइए और आप अपने आराम से 15 दिन की आइटिनरी प्लान करके आइए। तो सबसे मेन बात आती है खाने पीने की और अकोमोडेशन। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होगी? खाने पीने की और अकोमोडेशन की बात करूँ तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। श्रीनगर का जैसे मैंने बता ही दिया था, उसके बाद आप कारगिल में आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, आपको होटल्स मिल जाएगी। लेह में जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको होम स्टेज होटल ये सब मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप नुब्रा जाओगे, डिस्किट हो गया, हुंडर हो गया, या फिर तुरतुक जाओगे, वहाँ भी आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, आपको कैंप्स मिल जाएंगे, उसमें आप रुक सकते हो। उसके बाद पेंगोंग की जैसे मैंने बता ही दिया था कि वहाँ आपको कैंप्स मिल जाएंगे, या फिर मेराक विलेज जो है उसमें आपको होम स्टेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आप अगर जैसे लेह वापस आए, लेह में तो बात होगी, उसके बाद सरचू आओगे, सरचू में आपको कैंप्स मिल जाएंगे, आपको होटल्स तो नहीं मिलेगी, आपको कैंप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक सकते हो। उसके बाद मनाली में तो आपको खूब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो आपको वही पहाड़ में पहाड़ी खाना ही मिलेगा। मोस्टली आपको राजमा चावल ये ज्यादा मिलता है वहाँ पे, और उनका जो लोकल खाना है वो मिल जाएगा। बाकी श्रीनगर में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा और आप मनाली में आपको जो चाहोगे वो मिल जाएगा खाने में। बाकी पूरे सर्किट में आपको ज्यादातर आपको जो पहाड़ी लोग खाते हैं वही खाना आपको मिलेगा। तो फिर स्टे पहले से बुक करके जाना अच्छा रहेगा या फिर वहां जाके ढूंढे तो सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा? पहले से आप बुक करके मत जाइए। मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले से बुक करके मत जाइए, क्योंकि आप एक एज ए राइडर जा रहे हो, कोई आप फैमिली ट्रिप नहीं कर रहे हो, कोई बच्चों के साथ नहीं जा रहे हो कि आपको वहाँ ढूंढोगे कैसे, आपको कोई दिक्कत होगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ आराम से जाओ। वहाँ पे आपको आपके बजट के हिसाब से अगर आपको ढूंढना है तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत बार्गेन तो आपको करना ही पड़ेगा, और थोड़ा ये मान के चलना कि सीजन में है तो थोड़ा महंगा तो मिलेगा। तो आप पहले से बुक करके मत जाओ। मेरा यही मानना है कि वहाँ जाओ, आपको आपके बजट के हिसाब से आराम से रहने के मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं रोड कंडीशंस। तो दिल्ली से लेह तक और लेह से वापस दिल्ली तक जो पूरा सर्किट है ट्रिप का, उसमें रोड कंडीशन कैसी रहेगी? क्योंकि लद्दाख का नाम सुन के लोगों के दिमाग में एक ही राय बनी हुई है कि वो पूरा एरिया ऑफ रोडिंग और वाटर क्रॉसिंग का है। रोड कंडीशन की अगर बात करें तो आपको ऑलमोस्ट अब तो ये मान लो कि आप 99% रोड आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जब हम फर्स्ट लद्दाख राइड में गए थे तो उसमें आपको अराउंड 90% रोड अच्छी थी और 10% आपको खराब थी। अब तो ये मान लो कि 99% रोड ही काफी अच्छी हो चुकी है। 1% में आपको ये कहूंगा कि जो मोस्टली जो ऑफ रोड वाला एरिया है वो आपको या तो ये जो नुब्रा से पेंगोंग वाला रास्ता है वो पूरा ऑफ रोड मिलेगा, या फिर जब आप हाई माउंटेन पास पे जाएंगे ना तो वहां पे वो बर्फ पिघल पिघल के रोडों पे आती है, तो उसकी वजह से जो रोड खराब होता है थोड़ा बहुत वही ऑफ रोड मिलेगा। बाकी आपको रोड की कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब अब सिर्फ ऑफ रोड नुब्रा वैली से पेंगोंग तक के रास्ते पर ही बचा है। हाँ, अब ये मान सकते हैं कि ऑफ रोड आपको सिर्फ अगर ये सर्किट कर रहे हो तो जो नुब्रा से पेंगोंग वाला रास्ता है उसमें ही मिलेगा। तो आप सब भी जल्दी प्लान कर लो, क्योंकि कोई ऐसा ना हो जाए कि पूरी ऑफ रोडिंग ही खत्म हो जाए और लद्दाख का सारा मजा ही खत्म हो जाए। अब आप हमें परमिट के बारे में बताओ। ऐसा कहते हैं कि लद्दाख घूमने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है। परमिट सही शब्द नहीं है, परमिट पहले जरूरत पड़ती थी। पहले लद्दाख के लिए आपको परमिट निकलवाना पड़ता था, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पे आपको परमिट लगती है। लोग वहाँ पे ये काउंटिंग होती है कितने लोग आए कितने लोग गए, ये सारा वहाँ पे रिकॉर्ड रहता है। अब वो परमिट वाला सिस्टम तो खत्म कर दिया, बट एक ग्रीन टैक्स लगता है। जितने लोग जा रहे हैं, जितनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं, उन सबके हिसाब से वहाँ पे एक ग्रीन टैक्स देना पड़ता है आपको, और वही आप परमिट मान सकते हो, उसको परमिट समझ लो आप। वो आप जो लद्दाख डीसी लेह की जो वेबसाइट है वो उस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन वो ग्रीन टैक्स पे कर सकते हो। कुछ महीने पहले मैंने लद्दाख ट्रिप के बारे में कुछ वीडियो
वीडियोस देखे थे जिसमें कुछ लोगों ने बता रखा है कि खुद की गाड़ी को लेह से आगे नहीं ले जाने देते, और कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो ये सब क्या सीन था? ये ऐसा है कि पहले तो लोग क्या करते थे कि वहाँ लद्दाख से गाड़ियाँ रेंट करते थे, तो वहाँ उनका भी कमाई हो जाती थी, क्योंकि 6 महीने ही वो ओपन होता है, बाकी पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। तो अब लोग क्या करने लगे हैं कि भाई कम पैसों के चक्कर में बाहर से गाड़ियाँ रेंट करके ले जाते हैं। तो अब वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे कमाई करेंगे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बाहर की कोई भी गाड़ी हम अलाउ नहीं करेंगे। बट इस चीज़ ने पिछले साल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव रूप ले लिया। तो उसमें जैसे कुछ जगह हिंसाएं हो गई, 1-2 गाड़ियों में आग भी लगा दी है, मैंने भी सुना था। कुछ लोगों को बाहर तक निकलने नहीं दिया गया, कुछ के साथ मारपीट भी हुई। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपको बाहर से गाड़ी लेके नहीं जानी है। आप बाहर से रेंट करके मत ले जाओ, आप खुद की गाड़ी ले जा सकते हो। खुद की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आप रेंट करके लेके जा ही रहे हो तो आप लेह में जाके दूसरी गाड़ी आपको रेंट करनी पड़ेगी। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप बाहर की रेंटेड गाड़ी मत ले जाओ, खुद की गाड़ी ले जाओ आप। अच्छा, तो ये सारा सीन था। अगर हम रेंट पर बाइक लेकर वहाँ नहीं जा सकते, ऐसी कौन कौन सी बाइक्स है जो हमें लद्दाख ट्रिप करवा सकती है? बाइक का वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। अब तो रोड काफ़ी अच्छी भी बन गई है। तो मैंने वहाँ लोगों को सीडी डिलक्स पे घूमते हुए देखा है, प्लेटिना पे घूमते हुए देखा है, अब स्कूटी पे घूमते हुए देखा, इवन कुछ लोग साइकिल पे पैदल तक घूम लेते हैं। तो बाइक कौन सी होनी चाहिए ये मेरे हिसाब से सही क्वेश्चन नहीं है। आपके पास कौन सी बाइक है वही बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट है लद्दाख घूमने के लिए। आप कोई भी बाइक लेके आप लद्दाख जा सकते हो, बस आप में हिम्मत कितनी वो देखा जाता है वहाँ पे, वो टेस्ट होता है वहाँ पे कि आप में हिम्मत कितनी है। अगर आपके पास हिमालयन भी है और आप में हिम्मत नहीं है तो आप वो भी नहीं ले जा पाओगे। तो आपकी हिम्मत देखी जाएगी। बाकी आपके पास कौन सी बाइक है, जो भी बाइक है ना वो लेके आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हिमालय वादी में घूमने के लिए हिमालयन होना ही कोई जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके पास जो बाइक है आप ले जाओ। मतलब आपका खुद का हौसला होना बहुत जरूरी है। ये आपने सही कहा एकदम, कि हौसला अगर आप में सही है ना, आपका हौसला है तो आप पैदल भी घूम सकते हो। ये सिर्फ बहाना है कि मेरे पास ढंग की बाइक नहीं है इसलिए मैं ट्रैवल नहीं करता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लद्दाख घूमने के लिए हमें कौन से सीजन में जाना जरूरी है? सीजन की अगर हम बात करें तो लद्दाख सीजन जो शुरू हो जाता है वो आप ये मान लो ऑलमोस्ट मई से मान सकते हैं। मई से शुरू हो जाएगा और लगभग अक्टूबर नवंबर, जब तक कि वो बर्फबारी नहीं होगी, स्नोफॉल नहीं होगा, तब तक वो सीजन चलता है। जो मेनली जो भीड़ जो पड़ती है वो आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है आपको लद्दाख ट्रिप में। और बेस्ट सीजन भी यही रहता है। इस टाइम आपको जैसे अपने इधर गर्मी चल रही है, वहाँ भी गर्मी का सीजन है तो वहाँ बर्फ सारी पिघल जाती है, तो सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। मानसून सीजन में ज़्यादा बारिश होती नहीं है तो आप मानसून सीजन में जा सकते हो। और अगर आपको भीड़ बहुत कम चाहिए, आप चाहते हो कि कम लोग मिले आपको, तो आप फिर अगस्त सितंबर में जाओ, तब तक भीड़ सारी कम हो जाती है, मानसून भी खत्म हो जाता है। बट ये है कि उस टाइम आपको बर्फ बिल्कुल नहीं मिलेगी, बट आपको रास्ते सारे खुले मिलेंगे, आप आराम से उस सीजन में घूम सकते हो। लास्ट बात आती है जो सबसे मेन बात है, वो आती है बजट की, कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च होगा और इस पूरे ट्रिप में आपका कितना बजट बनेगा। बट बजट की बात हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो पहले से बहुत लंबा हो चुका है। हम भी ये समझते हैं कि आप शायद बोर हो रहे होंगे या फिर इतना लंबा वीडियो देखना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बजट की भी थोड़ी लंबी चौड़ी बात होगी कि भाई बाइक पे कितना खर्च होगा, रहने पे कितना खर्च होगा, खाने पे, पेट्रोल पे, हर चीज पे हम बजट की बात करेंगे। वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एक न्यू राइडर होने के नाते मेरे दिमाग में जो भी सवाल आ रहे थे, मैंने वो सारे सवाल पूछने की कोशिश की। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे इसके अगले पार्ट में। जितने क्वेश्चन एक नया राइडर पूछ सकता था उतने क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस कर लिए। हो सकता है और भी क्वेश्चन कुछ रह गए हों, कुछ आपके दिमाग में आ रहे हों, कुछ आपके डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चन हमसे स्किप हो गए हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से कमेंट्स बॉक्स हमेशा ओपन है और आपको तुरंत रिप्लाई भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर आपका कोई दोस्त जा रहा हो लद्दाख तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।